अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज के बहाव को हम करंट कहते हैं। तो यहाँ पे एक लफ्ज इलेक्ट्रॉन्स का बहाव यूज हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझना भी बहुत जरूरी है। ये किस तरह फ्लो करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या ओरिएंट है। तो इससे इस चीज से डिस्कशन करने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे लेके जाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की थ्योरी क्या है, फिजिकली इलेक्ट्रॉन की थ्योरी क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस कायनात की हर चीज मादा से बनी है। वो मादे की कई शक्लें हो सकती हैं, जिसके अंदर ठोस आ सकता है, माया आ सकता है, गैस आ सकती है, प्लाज्मा आ सकता है। कई शक्लें हैं इस दुनिया की, यानी कि मादा की। तो मादा के अंदर मादा बजाते खुद जो है वो मुख्तलिफ छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना है। उन ज़रात को हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स। ये जो मादा है ये बजाते खुद भी एक छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। मादे की कोई भी शक्ल है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। वो मॉलिक्यूल बजाते खुद छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना है, ठीक है, जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, जो जिनसे मिलकर मॉलिक्यूल बना है, ठीक है, वो भी बजाते खुद एक छोटे छोटे ज़रात हैं, जिन्हें हम एटम कहते हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास लफ्ज आ गया एटम। मॉलिक्यूल बजाते खुद ज़रात हैं, ठीक है, और वो जो जिन ज़रात से मिलकर मॉलिक्यूल बना है वो उन्हें क्या कहते हैं? वो जो ज़रात है उन्हें हम एटम कहते हैं। अच्छा, एटम क्या है? इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि वो छोटे से छोटा ज़रा जो मजीद डिवाइड ना हो सके और अपना आजादाना वजूद भी बरकरार रख सके, उसे हम कहते हैं एटम। उसे हम कहेंगे एटम। वो छोटे से छोटा ज़रा जो मजीद तकसीम ना हो सके और अपना आजादाना वजूद भी बरकरार रख सके, उसे हम कहते हैं जनाब एटम। अच्छा, ऐसे मादे की ऐसी शक्ल जो एक ही किस्म के एटमों से या एक ही किस्म के एटमों से मिलकर बनती है। मादे की ऐसी शक्ल जो एक ही किस्म के एटमों से मिलकर बनती है, उन्हें हम अनासिर कहते हैं। ऐसे मादे जो एक ही किस्म के एटमों से मिलकर बने, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनासिर कहते हैं। और ऐसे मादे की शक्ल जो मुख्तलिफ किस्म के एटमों से मिलकर बने, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? मरकबात। मुख्तलिफ किस्म के एटमों से मिलकर बनने वाले मादे मरकबात और एक ही किस्म के अनासिर। अच्छा, एटम के बारे में दो थ्योरियां हैं, एक पुरानी थ्योरी है और एक नई थ्योरी है। जो पुरानी हमारे पास थ्योरी है एटम के बारे में, ओल्ड थ्योरी, उसके अंदर एटम दो तरह का होता है। एक किस्म के तो वो हैं जो अपना आजादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेस, नियॉन, क्रिप्टॉन वगैरह। और दूसरे नंबर पे ऐसे एटम हैं जो आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स की शक्ल में रहते हैं, आजादाना नहीं बल्कि इकट्ठे होकर मॉलिक्यूल्स की शक्ल में अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2 और N2 वगैरह। तो ओल्ड थ्योरी के मुताबिक ये दो किस्म के हैं और मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक तीन किस्म के। ये थ्योरी हमें कहती है कि एटम के तीन तरह के ज़रात पर मुश्तमिल होता है। एटम तीन तरह के ज़रात पर मुश्तमिल होता है। उसमें पहले नंबर पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास प्रोटॉन आ जाता है, तीसरे नंबर पे न्यूट्रॉन आ जाता है। तो इन तीनों के बारे में हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज प्रोटॉन, व्हाट इज न्यूट्रॉन, ये क्या है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस पे कौन सा चार्ज है? प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? न्यूट्रॉन पे। इससे जाहिर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास एटम है, ठीक है, ये हमारे पास एटम है और एटम के अंदर हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसके गिर्द मदार के अंदर ये जो शेल है यहां पे मूव करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास चार्ज होता है नेगेटिव, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लफ्ज आएगा वहां पे हमारे पास नेगेटिव। हमने डिस्कशन करनी है इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारे पास है यानी नेगेटिव, और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन पे ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और कौन सा चार्ज है? न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रल चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है। दो तरह के चार्ज है हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूट्रॉन और दो तरह के ज़रात इसके अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके गिर्द जो शेल्स हैं, इसका जो मदार है, एनर्जी लेवल्स हैं जो, इसके ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इस चीज से आपको पता चल गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, मरकज के गिर्द मखसूस मदार में हरकत करते हैं। ये जो मरकज है यानी कि न्यूक्लियस है, इसके गिर्द मखसूस मदार एनर्जी लेवल्स या शेल्स के अंदर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, और इन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। हमेशा कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। आगे इनकी जो तादाद होती है, प्रोटॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन, इनकी तादाद, प्रोटॉन की तादाद, यानी कि यहां पे जो प्रोटॉन है इनकी तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद के भी बराबर होती है, यानी कि जितना चार्ज प्रोटॉन पे है इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि इन दोनों की तादाद हमेशा इक्वल होगी। आगे अगला पॉइंट वो कह रहा है कि ये जो प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना क्या होते हैं? हल्के होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से 1836 गुना हल्के होते हैं। हल्के होने की वजह से ये यहां पे मूव करते हैं। ये मूव कैसे करते हैं? इन पे न्यूट्रल चार्ज कैसे होता है, यानी कि ये मूव किस तरह करते हैं? जितना चार्ज इसके ऊपर प्रोटॉन के ऊपर है इतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। तो किस तरह, जिस तरह गेंद आप बॉल लेके, ठीक है, बॉल लेके आप घुमाते हैं, जब इसको बॉल को घुमाते हैं इसके ऊपर एक फोर्स अमल कर रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर रही होती है बॉल को घुमाने से, और वो जो फोर्स होती है, इस तरह बॉल को घुमा रहे हैं तो वो जो फोर्स है वो बॉल को बाहर खींच रही है, बाहर लेके जाने की कोशिश कर रही है। तो इस पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर दो तरह की फोर्सेस अमल कर रही हैं। आपको इस बात का पता है कि एक जैसे चार चीज आपस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और मुखालिफ, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मुखालिफ चार्जेस यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव और नेगेटिव या पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, इस बात को आपको पता है, मैंने बता दिया था आपको। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अमल कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि बाहर की तरफ इसे खींच रही है, और एक फोर्स ये वाली पॉजिटिव वाली इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। तो इस वजह से ये न्यूट्रल यहाँ पे ही हरकत करता रहेगा, यानी कि एक न्यूट्रल जरा बन जाएगी, यानी कि जितने इसके ऊपर चार्ज था इतना ही उसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, एक दूसरे के असर को
यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन थे इतने प्रोटॉन एक दूसरे के असर को जाहिर कर देंगे, तो ये न्यूट्रल एटम बन जाएगा। तो ये चीज हमने इन चीजों के बारे में। अगला हमारे पास आ जाता है प्रोटॉन। ये भी कहां पर मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर। आगे ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना वजनी होता है। प्रोटॉन कितना? 1836 गुना इलेक्ट्रॉन से वजनी होता है। अच्छा, आगे हमारे पास इस पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी तादाद भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। अच्छा, अगला हमारे पास आ जाता है कि न्यूट्रॉन क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होते हैं? ये भी कहां पे मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, इस पे वजन क्या होता है? इसका वजन प्रोटॉन के बराबर होता है। इसका वजन, न्यूट्रॉन का वजन प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का वजन प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। ये जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो इन चीजों के बारे में आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एटम अनासिर क्या है, मरकबात क्या है, इनके बारे में आपको मेरे ख्याल में, उम्मीद है, पता चल गया होगा। तो आगे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन शेल्स क्या होते हैं? वो मखसूस मदार जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हरकत करते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए, ये कॉपर का हमारे पास एटम है, तो ये शेल्स है मुख्तलिफ। ठीक है, ये ऑर्बिट्स शेल्स हैं हमारे पास। तो इनके अंदर, या एनर्जी लेवल्स भी हम इन्हें कह सकते हैं, तो इनके अंदर, जिनके अंदर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये शेल्स कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे बाहर वाला मदार हमारे पास क्या कहलाएगा? ये वाला मदार वैलेंस शेल, ये हमारे पास वैलेंस शेल है। ठीक है, आपने अच्छा, मैं आगे जाकर थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा इसके बारे में, जो कंडक्टर किस तरह बनता है, इंसुलेटर किस तरह बनता है, सेमीकंडक्टर किस तरह बनता है। इस चीज को समझने के लिए भी इस चीज को समझना जरूरी है कि ये क्या है, किस तरह इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के अंदर यहाँ मूव करते हैं। तो कंडक्टर को, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर वगैरह को समझने के लिए इन चीजों को, इलेक्ट्रॉन थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आगे जाके इस चीज का बताऊंगा। तो अच्छा, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि, अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि पहले शेल को हम क्या नाम देंगे, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। अच्छा, पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, दूसरे शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे शेल के अंदर, चौथे शेल के अंदर। इनको हम नाम देते हैं। पहले शेल का नाम देते हैं हम K, दूसरे शेल का हम नाम देते हैं L, तीसरे शेल का नाम देते हैं M और चौथे शेल का नाम रख देते हैं M, यानी कि K L M M। हमने ये चार इन तमाम शेल्स के नाम रख दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पहले शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चौथे के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। ठीक है, पहले के अंदर अगर हमने K शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद को मालूम करना है तो हम सबसे पहले ये फार्मूला के अंदर 2n से मतलब नंबर ऑफ मदार या नंबर ऑफ शेल, कौन सा शेल हम ले रहे हैं, पहला तो हम 1 रख देंगे, स्क्वायर उस तरह आ जाएगा। तो क्या 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो पहले शेल के अंदर मैक्सिमम 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये मैंने आप यहां पे बता दिया। दूसरे शेल के अंदर इस तरह, ये हमारे पास L वाला दूसरा शेल, तो यहां पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
तो दूसरा शेल है 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, यानी कि दूसरे मदार के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास तीसरा शेल आ जाता है m। तो m वाला ये है 2 इंटू n स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 2 और 18 आ जाता है। यानी कि तीसरे शेल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 18 आ सकते हैं और चौथे शेल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं कितने? 32। अच्छा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास 32 जो है हमारे पास ज्यादा से ज्यादा n शेल में आ सकते हैं, n शेल में कितने आ सकते हैं? 32। तो अंदर वाले जो जितने भी शेल हैं ये नोट कर लें इस पॉइंट को कि ये जो शेल्स हैं अंदर वाले, ठीक है, इनके अंदर मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 32 आ सकती है। ये जो कम ज्यादा होती रहेगी, फ्लो होना है ना हमारा, आगे मैं समझाता हूं किस तरह कंडक्टर बनता है, किस तरह इंसुलेटर बनता है। तो फ्लो यानी कि ये अंदर वाले ये जो शेल्स हैं इनके अंदर मैक्सिमम 32 आ सकती है, और जो आखिरी मदार है इसके अंदर मैक्सिमम हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 हो सकती है। आई समझ? आखिरी मदार के अंदर मैक्सिमम हमारे पास कितने आ सकते हैं? 8। अच्छा, और अंदर वाले ये जो मदार है इनके अंदर 32 तक, कम ज्यादा हो सकती है, 32 तक इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, 32 तक। ये जो फार्मूला है ये हमारा जो एंड वाला मदार है इस पे लागू नहीं होगा। 2n स्क्वायर जो है फार्मूला एंड वाले मदार के ऊपर लागू नहीं होगा। एंड वाले मदार के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 आ सकती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 हो सकती है, लेकिन ये फार्मूला ये इन पे डिपेंड कर सकते हैं, इन पे लग सकता है, अंदर वाले मदार पे लग सकता है, लेकिन ये फार्मूला एंड वाले मदार पे नहीं लग सकता। एंड वाले मदार के अंदर मैक्सिमम 8 हो सकती है, अंदर वाले के अंदर मैक्सिमम 32 हो सकती है। अंदर वाले जो मदार हैं उनके ऊपर मैक्सिमम 32 तादाद हो सकती है। वैलेंस शेल के बारे में मैंने पहले बताया पहले मैंने आपको वैलेंस शेल के बारे में कि वैलेंस शेल क्या होता है, और जो होता है वैलेंस शेल जो होता है ना, वैलेंस शेल पे ही डिपेंड करता है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है। यानी कि वैलेंस शेल हीट पे ही डिपेंड करती है कि ये कितनी आसानी के साथ दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं आसानी के साथ, या दूसरे एटम से दूसरे शेल से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? वैलेंस शेल के अंदर। ये आपको इस चीज की समझ आ जाएगी, कंडक्टर, इंसुलेटर और ये जो सेमीकंडक्टर इसके अंदर इस बात की आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के कॉपर एटम है, कार्बन एटम है और बोरॉन एटम है। अच्छा, कार्बन के पास कॉपर जो है, कॉपर के पास जनाब अली हमारे पास कॉपर में 29 एटम होते हैं, ठीक है। इसके पास 6 और इसके पास बोरॉन के पास कितने होते हैं? 5। इसके पास 29, इसके पास 6, इसके पास बोरॉन के पास 5। अच्छा, अब हम इस फार्मूले की मदद से ये 2n स्क्वायर जो हमारे पास फार्मूला था इसकी मदद से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले मदार के अंदर 29 थे इसमें, ठीक है, इन्हें हम डिवाइड करेंगे। अच्छा देखें, तो पहले मदार के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 2, ये 1 और 2। दूसरे मदार के अंदर मैक्सिमम हमारे पास 8 और 2 10 हमारे पास कंज्यूम हो गए, 29 टोटल है। तीसरे मदार के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 18 और 10 कितने हो गए? 28 तीसरे मदार तक हमारे पास एटम पूरे हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है।
अच्छा, अब हमारे पास 29 टोटल थे, 28 हमारे पास यहाँ तक पूरे हो गए। अब हमारे पास एक एटम बच गया। ये एटम हमारे पास आखिरी मदार के अंदर, आखिरी शेल के अंदर आ गया। ये हमारे पास अगला 6 एटम है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, पहले मदार के अंदर 2, दूसरे मदार के अंदर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 टोटल थे, 2 यहाँ पे है, 4 इधर आ गए, तो टोटल 6 हो गए। ठीक है, अच्छा आगे आ जाए हमारे पास बोरॉन टोटल 5, पहले के अंदर 2 आ गए, तीसरे के अंदर 3 आ गए, 3 और 2 5। इस तरह की यानी कि डिवाइडेशन जो करनी है हमने इलेक्ट्रॉन की, तो वो इस तरह हम कर सकते हैं। अच्छा, तो आगे हम चलते हैं किसके अंदर, मैं आपको समझाता हूं कि इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है और सेमी कंडक्टर क्या है। यहाँ पे मैं ये चीज बाद में समझाता हूँ आपको। ये देखें, कंडक्टर, या पहले ये चीज समझ लें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो ये आपने समझ लिया कि ये मूव करते हैं और इसके साथ जुड़े होते हैं न्यूक्लियस के साथ। अब आगे हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो किसी चीज पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी या ज्यादती को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी चीज पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी या, खामोश है बच्चे, किसी चीज पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी या ज्यादती को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इस चीज पर कोई हमारे पास कंडक्टर है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो उसे हम कहते हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गए, यानी कि दो नेगेटिव थे, 2 इसके। तो अगर इसके ऊपर एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया, या इसके ऊपर मजीद, यानी कि ये एक प्लेट है, इसके ऊपर ये प्लेट है, इसके ऊपर 2 ही प्रोटॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस वक्त न्यूट्रल है। अब अगर इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन इंटर हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, कमी या ज्यादती को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब हम इसे खत्म कर देते हैं, अब इसके अंदर एक प्रोटॉन का इजाफा कर देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंडक्टर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। इस बात की समझ लग गई। अच्छा, चार्ज का किस चीज पर इलेक्ट्रॉन की कमी या ज्यादती को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। व्हाट इज कूलम। और इसे जाहिर किससे करते हैं, सी से। सी से इसे जाहिर करते हैं। और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। कूलम क्या है, अगर किसी सर्किट में 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में गुजरे, तो चार्ज की मिकदार 1 कूलम होगी। यानी कि ये कोई सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे लैंप लगा हुआ है, ये फॉर एग्जांपल हमारा बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस सर्किट के अंदर अगर 6 फॉर एग्जांपल इस पॉइंट है 6.2 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में इस पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो चार्ज यहाँ पे कितना होगा, इस सेकंड तो कितना होगा, कूलम होगा, 1 कूलम होगा। यानी कि 6.28 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में किसी सर्किट में से गुजरते हैं, तो चार्ज वहां पे कितना होगा, कितना होगा, 1 कूलम। या दूसरी एक और भी डेफिनेशन आप कर सकते हैं कि किसी सर्किट में एक सेकंड में 1 एम्पीयर करंट गुजरने से जितना चार्ज एक सेकंड में
एक सेकंड में 1 एम्पीयर करंट गुजरने से, फॉर एग्जांपल ये सर्किट है, तो 1 सेकंड Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो 1 सेकंड के अंदर 1 एम्पीयर करंट गुजरने से जितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? कूलम। यानी कि 1 सेकंड के अंदर 1 एम्पीयर करंट गुजरने से जितना चार्ज यहाँ पे चार्ज था, तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जो मुंतकिल हुआ उसे हम क्या कह सकते हैं? 1 कूलम चार्ज। 2 डेफिनेशन हमारे पास इस चीज की आ गई। 2 डेफिनेशन कूलम की हमारे पास 2 डेफिनेशन आ गई। तो आगे हमारे पास आ जाता है कंडक्टर। क्या? कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर क्या है? अच्छा, कंडक्टर क्या है ये चीज मैंने आपको समझा दी। ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट आसानी के साथ गुजर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। जिसमें से करंट आसानी से गुजर सकता है उसे हम क्या कह सकते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो इस चीज कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसकी तादाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद काफी ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है? अगर ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर हम मामूली सी तवानाई या तवानाई लगाएंगे तो जिस डायरेक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन का कंडक्टर है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद काफी ज्यादा है। किस तरह ज्यादा है कि जब हम इस कंडक्टर के ऊपर थोड़ी सी एनर्जी लगाएंगे तो ये जो आखिरी एटम है ना, आखिरी एटम, ये बड़ा कमजोर अंदाज के अंदर इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक बात और ध्यान में रखें कि थोड़ा सा मैं समझाने के लिए मैं बता दूं कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर के आखिरी शेल्फ के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर तस्वर किया जाएगा। किस तरह? यानी कि 4 से जितने कम होंगे किसी कंडक्टर के अंदर या किसी एटम के अंदर एटम, तो वो उतना अच्छा कंडक्टर तस्वर किया जाएगा। यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के अंदर है तो वो अच्छा कंडक्टर है। 2 है तो वो इससे थोड़ा लो क्वालिटी का है। अगर इसी के अंदर 3 आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ रही है तो वो इससे भी मजीद लो क्वालिटी का है। ठीक है? अच्छा, आगे ये जो इंसुलेटर है इसके आखिरी शेल के अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना अच्छा कंडक्टर तस्वर किया जाए, उतना अच्छा। फॉर एग्जांपल यही हमारे पास आ जाता है, अगर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिरी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये थोड़ा लो क्वालिटी का कंडक्टर इंसुलेटर तस्वर किया जाएगा। अगर किसी आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का कंडक्टर इंसुलेटर तस्वर किया जाए। इसी तरह अगर मजीद 7, मैक्सिमम 7 आ सकते हैं, तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं तो ये अच्छी क्वालिटी का कंडक्टर इंसुलेटर तस्वर किया जाए। अच्छा, सेमीकंडक्टर क्या? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है कि इसके एटम के आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ना हियों में ना शियों में। ठीक है? तो क्या इसके इंसुलेटर यानी कि सेमीकंडक्टर के आखिरी मदार में 4 और जो है कंडक्टर है उसके आखिरी मदार में 4 से कम, और जो है इंसुलेटर है उसके आखिरी मदार में, ये इलेक्ट्रॉन की थ्योरी को समझें, पता चलेगा आपको क्या हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की थ्योरी की समझ होगी तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा कंडक्टर है, कितना अच्छा इंसुलेटर है, कि ये सेमीकंडक्टर है, क्या है क्या नहीं है, क्या भला है। तो इस चीज को समझना जरूरी है। तो इस चीज की समझ लगी, कंडक्टर के आखिरी मदार में 4 से कम
इंसुलेटर के आखिरी मदार में 4 से ज्यादा और सेमीकंडक्टर के आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बाकी मैंने बात आपको बता दी। तो अच्छा, कंडक्टर के बारे में मैं आपको बता रहा था कि कंडक्टर के आखिरी मदार में जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना अच्छा कंडक्टर तस्वर किया जाएगा। तो देखें कैसे काम होगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, थोड़ी सी एनर्जी हमने इसे दी, तो जब हमने एनर्जी यहाँ से दी तो ये बड़े कमजोर अंदाज के अंदर जुड़ा हुआ था इससे, यानी कि न्यूक्लियस के साथ। तो जब हमने एनर्जी इसे दी तो यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो गया और यहाँ पे आके जुड़ गया। तो यहाँ पे जब जुड़ा तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते थे? कितने आ सकते थे? के एल एम एम के अंदर मैक्सिमम 18 आ सकते थे। पहले 18 मौजूद थे, एक और आ गया मैक्सिमम, तो इसे आगे धकेल देगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया ना। यहाँ इसके अंदर बड़े कमजोर अंदाज के अंदर जुड़ा हुआ था, तो यहां से निकल के यहाँ पे पहुंचा। इन्होंने कहा नहीं भाई हमारे पास जगह नहीं है, अब देख चलो। यहां से फिर इसने मूव शुरू कर दी, यहां पे पहुंचा, इन्होंने भी निकाल दिया अपने घर से, इन्होंने भी अपने घर से निकाल दिया। तो यहां से फिर मूव करता हुआ यहां से पहुंचा, तो उसके बाद भी पूरे थे। यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू हो जाएगी, मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो जब मूवमेंट शुरू हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया है। कंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने मूव करवा दिया करंट को, समझ लग गई? इलेक्ट्रॉन थ्योरी मैंने क्यों पढ़ाई? शुरू में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी का मकसद का पता चल गया। यहाँ पे मैं आपको लेके आ गया करंट किस तरह फ्लो करता है, कंडक्टर कितना अच्छा है, अच्छे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या बिहेवियर होता है, बैड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या बिहेवियर होता है, इंसुलेटर के अंदर करंट का क्या बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और सेमीकंडक्टर के अंदर करंट का क्या बिहेवियर होता है। यहां से आपको पता चल गया कि यहाँ पे हमारा क्या करंट का हमने फ्लो, इलेक्ट्रॉन से जब मूवमेंट शुरू कर दी, दगड़ लग गई, यानी कि फ्लो शुरू हुआ तो करंट बहना शुरू हो गया। यही करंट है। इतना मसला पैदा किया हुआ था कि करंट किस तरह फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो हो गया बच्चे। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि कंडक्टर के बारे में आपको समझ लग गई हो। कंडक्टर के बारे में आपको समझ लग गई होगी। तो कॉपर सिल्वर वगैरह, कॉपर सिल्वर एल्युमिनियम पीतल वगैरह लोहा, तो ये क्या है? कंडक्टर है। तो इनके आखिरी मदार में जितने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे डिपेंड करता है कितने अच्छे कंडक्टर है। लोहा भी तो है, लोहे में से करंट गुजर है लेकिन अच्छा कंडक्टर नहीं है। सिल्वर कॉपर क्यों अच्छा कंडक्टर है कि इसके आखिरी मदार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है, तो इसलिए ये अच्छा कंडक्टर तस्वर किया जाता है। अच्छा, आगे हम आ जाते हैं इंसुलेटर पे। किस चीज पे? इंसुलेटर पे आ जाते हैं कि इंसुलेटर क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी पे थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा तो मैं इसी पे डिपेंड कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल आखिरी मदार के अंदर इसके कितने 1 2 3 4 5 6 या 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे इंसुलेटर के अंदर? बच्चे गौर करें, इधर तवज्जो बच्चे। क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी मदार के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। देखिए और इधर देखें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन देखें, इसका घर यानी कि 8 के जितना करीब होगा, यानी कि मैक्सिमम 8 आ सकते हैं आखिरी मदार के अंदर, तो ये 8 के करीब है। ठीक है, तो ये इनसे इलेक्ट्रॉन्स तो लेगा। ये जो 18 वाला जो M वाला शेल है, इनसे लेके 7 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो अपना घर पूरा कर लेगा, लेकिन अपने घर से उधर नहीं जाने देगा। जिस तरह कंडक्टर ने यहां से 1 इलेक्ट्रॉन, यार एक होता है, 100 होता है, तो यार 18 यहाँ पे थे, तो एक यहाँ होता, तो उन्होंने खींच लिया,
अपने घर में एंटर कर लिया, अटैक कर लिया, यहाँ पे फोर्स अटैक कर रही है, तो यहाँ पे अब 6 है, 6 की पावर ज्यादा है, तो वो 8 के करीब है, तो ये 80 से 1-2 ले लेंगे उधारे, तो अपना घर मुकम्मल कर लेंगे, तो एक अच्छा इंसुलेटर बन जाएगा। करंट की मूवमेंट स्लो होगी, यानी कि करंट की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जल्दी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें इस चीज का भी पता चल गया कि यहाँ पे इसका घर पूरा हो गया, इसने अंदर वाले से तो ले लिए, करंट की मूवमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बहुत कम रही यहाँ पे, तो अंदर वाले से इसने उधारे लिए, तो इसने अपना घर पूरा कर लिया। अंदर वाले अंदर ही अपनी खाता जो भी उनका मसला है वो अंदर ही तय करेंगे, लेकिन इसने अपना घर पूरा कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो शुरू नहीं हुआ, तो क्या हुआ, एक हमारे पास क्या बन गया, इंसुलेटर बन गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हुआ। तो अच्छा इंसुलेटर तब बनेगा जब 8 के करीब इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 से थोड़े कम होंगे, तो क्या होगा, थोड़ा ब्राइट इंसुलेटर होगा। और अगर 4, ये देखें, ये इसके अंदर ये लकड़ी प्लास्टिक वगैरह आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं इस चीज की, इंसुलेटर की। तो अब हमारे पास ये आ जाता है कार्बन एटम, इसके आखिरी मैदान के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक सेमी कंडक्टर है, इसके अंदर दोनों खसूसियात पाई जा सकती, ठीक है। ये इसके अंदर ये यहाँ पे यानी कि सकत ही रहेगा, यहाँ भी जुड़ा ही रहेगा, तो यानी कि कार्बन एटम होता है, तो यार इसका वो भी नहीं हो गया था, कार्बन इसके आखिरी मैदान में कितने होंगे, कितने, 4। तो आगे हमारे पास थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारे पास मज़ाहमत क्या होती है, मज़ाहमत क्या होती है, और मज़ाहमत की इकाई है ओम, वो क्या होती है। और एक और चीज हमारे पास कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस वो क्या होती है। लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, तो थोड़ा सा हम कर लेंगे, चलो कोई नहीं, समझ आ जाए आपको, मसला नहीं है। मज़ाहमत क्या होती है जनाब, मज़ाहमत इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं उसके बहाव में जो रुकावट होती है उसे हम क्या कहते हैं, मज़ाहमत या रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन्स के बहाव में रुकावट को क्या कहते हैं, और इसे किस चीज से जाहिर करते हैं, आर से। अच्छा, और इसका यूनिट क्या है, ओम, ओम इसका क्या है, यूनिट। तो ओम को किस तरह डिफाइन करेंगे, अगर किसी कंडक्टर में से 1 वोल्ट प्रेशर पर 1 एम्पीयर करंट गुजरे तो इस कंडक्टर की मज़ाहमत 1 ओम होगी। यानी कि कंडक्टर में से 1 वोल्ट प्रेशर पर 1 एम्पीयर, कोई कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंडक्टर है, तो इसके ओम में प्रेशर दिया कितना, 1 वोल्ट प्रेशर, हमने वोल्टेज प्रेशर ही है, ठीक है, वोल्टेज प्रेशर ही है। तो 1 वोल्ट प्रेशर पर 1 एम्पीयर करंट गुजरे तो वहां पर जो मज़ाहमत होगी इस कंडक्टर की मज़ाहमत वो क्या होगी, यानी कि इस कंडक्टर को हमने 1 वोल्ट प्रेशर पे 1 एम्पीयर करंट गुजारा, तो वहां पर जो मज़ाहमत है वो कितनी होगी, 1 ओम। यानी कि 1 ओम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट ओवर 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पीयर। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, ये जो कंडक्टर है ये कितनी आसानी के साथ ये किसी चीज का मज़ाहमत का, किस चीज का मज़ाहमत का उल्टा है कंडक्टेंस। वो रुकावट पैदा कर रही थी, मज़ाहमत जो थी वो रुकावट पैदा कर रही थी, और जो कंडक्टेंस है वो क्या कर रही है, आसानी पैदा कर रही है। किसी चीज के कंडक्टर में से करंट के फ्लो में जो रुकावट आसानी पैदा करे उसे कंडक्टेंस कहते हैं, और जो रुकावट पैदा करे मज़ाहमत का आर से जाहिर करते हैं, और इसका ओम यूनिट क्या है, ओम। और कंडक्टेंस को किस चीज से जाहिर करते हैं, सी से, कंडक्टेंस को सी से जाहिर करते हैं, और इसका यूनिट है महू।
क्या म्यू या महू? अच्छा, ये किस चीज का यूनिट है? महू, MHO, MHO। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर? लेक्चर लंबा हो गया है लेकिन नुकसान नहीं होना। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।